नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 12 की चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। नेक्स्ट पार्ट को हम आज देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। तो ये पिछली सारी वीडियोस हम देख चुके हैं पहले पार्ट्स में। मैं काफ़ी लंबे समय बाद वापस आई हूँ, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। मैं बीमार चल रही हूँ, पर ये फिर भी इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक लूँगी। तो हम आते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस। इससे पहले दो ट्रैवलर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रेंच थे, बर्थ से बाय बर्थ फ्रेंच में उन्होंने जन्म लिया था और प्रोफेशन उनका था डॉक्टर। इस डॉक्टरी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें करते थे। ही वॉज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन थे। मुगल एम्पायर में अपना किस्मत आजमाने के लिए आए थे। 12 साल यहाँ पर रहे, 1656 से 1668 तक। ही वॉज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको। अब वो डॉक्टर थे तो काम क्या था, जो प्रिंस थे दारा शिको, एम्परर शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा। शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, लेकिन ये जो एम्परर थे शाहजहां, ये चाहते थे दारा शिको बैठे। तो दारा शिकोह को और अपने पिता को मरवाने के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया था। इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान, एक दानिशमंद खान मुगल कोर्ट में अर्मेनियन नोबल था, साइंटिस्ट था, उसके साथ भी मिलकर ये काम करते थे। Bernier traveled to different parts of country and wrote accounts based on his own observations and compared the social conditions in India with the situations in Europe. अब ये टाइम पे जब शाहजहां और औरंगजेब थे, उस टाइम पे ये पूरे इंडिया में घूमे थे और यूरोप के साथ जो सिचुएशंस हैं, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस, मोस्टली सोशल कंडीशंस और इम्पीरियल कंडीशंस, इन सबको उन्होंने ऑब्जर्व किया और कंपेयर करते हुए अपनी स्टडी उन्होंने लिखी है। अपनी इन वर्क्स को, अपनी स्टडी को उन्होंने अपने जो राजा है, जहाँ ये पैदा हुए थे फ्रांस, वहाँ का जो राजा था लुइस 14, उसको डेडिकेट किया था। इनके जो वर्क्स थे उनको फ्रांस में 1670 में पब्लिश किया गया था और उसके बाद इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन लैंग्वेजेस में भी इनके वर्क को ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद रीप्रिंट होता रहा बहुत बार, तो क्योंकि महत्वपूर्ण था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, बर्नियर एंड द ग्रेट ईस्ट। ज़्यादातर उन्होंने नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव भी है कुछ चीज़ें। बर्नियर्स ट्रेवल इन मुगल एम्पायर प्रोवाइड्स अ डिटेल ऑब्जर्वेशंस एंड क्रिटिकल इंसाइट्स, क्योंकि कंपैरिजन करके लिखा हुआ है। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्ररी यूरोप। उस टाइम पे जो यूरोप था उसके साथ कंपेयर करके मुगल इंडिया भी मतलब यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है, ओके, सदर्न इंडिया, और क्योंकि वहां पर तो मुगल एम्पायर उस वक्त था नहीं, तो जहां जहां मुगल एम्पायर है वहां पर उस इंडिया को कंपेयर किया था कंटेम्प्ररी यूरोप के साथ, उस टाइम के यूरोप के साथ। और ज्यादातर उन्होंने क्या कहा कि यूरोपियन सोसाइटी ही सुपीरियर है, ज्यादा बेटर है इस मामले में। तो ये है स्कल्प्टेड पैनल फ्रॉम मथुरा डिपिक्टिंग ट्रैवलर्स। ये ट्रैवलर्स है जो आगे बर्नियर लिखता है कि मैं जब जाता था ट्रैवल पे तो कितनी सारी चीज़ों को लेकर जाता था, बहुत सारी चीज़ें रखनी होती थी इनको अपने साथ में। Traveling with the Mughal army. Bernier often traveled with the army. This is an excerpt from his description of the army's march to Kashmir. अब ये इसमें लिखते हैं कि वो जब ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता था, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको पूरा का पूरा एक घर अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, जो भी ज़रूरत की, डेली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ उनको अवेलेबल था। जैसे कि expected to keep 2 Turkmen horses, and I also take with me a powerful Persian camel and driver, a groom for my horses, a cook and a servant to go before my horse with a flask of water in his hand. अब घोड़े गाड़ी जो भी है वो सब, और उसके साथ सर्वेंट मतलब लोग भी, खाना बनाने वाले भी, उसकी सेवा पानी करने वाले भी, सब लोग उसके साथ में हैं। Also provided with every useful article, जो चीजें उनके पूरे दिन में उनको चाहिए होती है, खाने पीने नहाने धोने सब कुछ, वो उनको अवेलेबल था। सोने के लिए मतलब टेंट
एक मॉडरेट साइज का टेंट भी अवेलेबल, जहां उनको रुकना है वहां पे टेंट लगाएं, कारपेट बिछाएं, बेड वगैरह बिछाएं पूरा, और उसके बाद सो जाए। पिलो, मैट्रेस, राउंड लेदर टेबल क्लोथ्स, मतलब टेबल वगैरह भी, और उसके ऊपर बिछने वाला कपड़ा भी, मतलब पूरी लग्जरियस चीजें मिल रही हैं यूज्ड एट मील्स। सम फ्यू नैपकिन्स वगैरह डाइट क्लोथ के, 3 छोटे छोटे बैग जिसमें बर्तन, हर एक साइज के बर्तन हैं, जिसमें मतलब खाना बनेगा, सर्व किया जाएगा, खाया जाएगा। Bag again carried in with capacious strong double second milliliter strong. Then double sec likewise contains the provisions, linen and wearing apparel both of master and servants. अभी इनको अप्रैल भी चाहिए पहनने के लिए, मतलब सर्वेंट्स और मास्टर को खाना पकाने खाने सब में। आई हैव टेकन केयर टू ले इन अ स्टॉक ऑफ एक्सीलेंट राइस फॉर 5 or 6 days कंजम्पशन। 5-6 दिन का या हफ्ते भर का राइस जो उनको चाहिए है, मतलब हफ्ते भर का राशन भी साथ में, बिस्किट वगैरह बीच में नाश्ता पानी करना है, स्वीट बिस्किट्स वगैरह साथ में रखते थे, लाइम्स और शुगर सब कुछ चीजें। तो रसोई भी घर में साथ में लेके जा रहे हैं। नोट हैव फॉरगेटन बैग विद स्मॉल आयरन हुक फॉर द पर्पस ऑफ स्टफिंग दही और कर्ड वगैरह बना सके उसके लिए भी चीजें। बोलता है इस कंट्री में लेमनेड और दही से ज्यादा रिफ्रेशिंग कुछ नहीं है, और उसके बाद आप लोग ऐड देखकर लिम्का पीने लग जाते हैं उल्लू। The question of land ownership. According to Bernier, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of private property in the Indian society. अब लिखते क्या है ये लैंड ऑनरशिप के बारे में, ज्यादातर लिखते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी में है वो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब लोगों के पास अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि उस पर वो इन्वेस्ट करे, उसे खरीदे, उस पर अपना काम करे। यहाँ की जो लैंड है वो एम्परर को बिलोंग करती है। इनका विश्वास था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है इंसान के पास तो उसके अंदर से इच्छा जगती है और ज्यादा अच्छा करने की, प्रोडक्शन को और अच्छा बनाने की। क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज हार्मफुल फॉर बोथ स्टेट एंड इट्स पीपल। ये दोनों के लिए ही नुकसानदायक है अगर स्टेट ने या फिर एम्परर ने, क्राउन ने लैंड का ऑनरशिप अपने हाथ में रखा हुआ है। He thought that the Mughal emperor owned all land and distributed it among the nobles. उनका मानना था कि जो मुगल एम्परर है उसने सारी की सारी, जहां तक उसका राज्य फैला हुआ है वहां तक की सारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और इस लैंड को अपने नॉबल्स के अमंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि यहाँ का एरिया, जैसे मतलब कोई प्रोविंस या फिर कोई गांव एक नोबल के हाथ में छोड़ दिया, वहां पर तुम देख रेख करना है और वहां से टैक्स वगैरह जो भी तुमको मिलता है सारा लेकर आना है। इनका कहना है लैंड्स अंडर क्राउन ओनरशिप कुड नॉट बी पास्ड ऑन टू देयर चिल्ड्रन, मतलब अगर जैसे अभी होता है कि जो जमीन है वो उसके बच्चों को मिलती है, ऐसा नहीं था यहाँ पर। सो दे वर averse टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए वो उस जमीन पर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ना ही अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये फिर मतलब ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो उन लोगों के लिए भी फायदेमंद नहीं है और स्टेट के लिए भी फायदेमंद नहीं है। मतलब जितना उनको मिल सकता है टैक्स वो उतना मिल नहीं रहा है। एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो इन चीजों को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर उन चीजों की कमी है क्योंकि प्राइवेट नहीं है प्रॉपर्टी उनकी। इट वॉज इन वेस्टर्न यूरोप टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द लैंड, वेस्टर्न यूरोप में ऐसा है। इट हैड ruined द एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पर भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पीसेंट्स जो हैं वहां पर मजदूर हैं उनको ऑपरेशन फेस करना पड़ता है। लिविंग स्टैंडर्ड्स सभी सोसाइटी के बहुत ही नीचे हैं, एक्सेप्ट जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी है या नोबल्स हैं, उनको छोड़कर बाकी जो जनता है, सामान्य जनता, उनकी स्टैंडर्ड्स लिविंग के बहुत ही तुच्छ हैं। बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑन द सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया, सोशल कंडीशन के बारे में बोलते हैं इंडियन सोसाइटी है consisting of undifferentiated masses of very rich and powerful ruling class, wide gap between poorest of poor and richest of rich, there is no middle state in India। मतलब बहुत ही पावरफुल और रूलिंग क्लास है, एक तरफ बहुत ही अमीर है और एक तरफ बिल्कुल ही गरीब से गरीब जनता है। जो मिडिल क्लास है वो यहाँ पर ना के बराबर है, कहीं कहीं पर वो डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि कहीं कहीं स्टेट में कहीं कहीं जगह पर वो थोड़ी बहुत है, तो ज्यादातर जगह पर वो बिल्कुल ना के बराबर है।
An excerpt from Bernard's description of peasantry in the countryside. Of the vast tract of country constituting the empire of Hindustan, many are little more than sand or barren mountains, badly cultivated and thinly populated. अब कई जगह पर ये अच्छा बोलते हैं, कहीं पर बुरा बोलते हैं, तो दोनों सिचुएशंस ही रियल हैं, क्योंकि कहीं पर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ द वास्ट ट्रैक्स मतलब ज्यादातर हिंदुस्तान का जो ट्रैक है वो इतना अच्छा कल्टिवेटेड हो सकता है, लेकिन है नहीं। मतलब यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है उतना। Even a considerable portion of good land remains untilled for want of laborers, many of whom perish in consequence of the bad treatments they experience from governors. मतलब ज्यादातर अगर जहाँ पर बुरा उनको ट्रीट किया जाता है तो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, तो कई जमीन इसलिए ऐसी रह जाती हैं जो बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन लेबर उनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो ऐसे की ऐसी पड़ी है। The poor people, when they became incapable of discharging the demands of their rapacious lords, are not only often deprived of the means of subsistence, but are also made to lose their children, who are carried away as slaves. कहीं पर उनके बच्चों को अगर स्लेव्स बना के जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जाता है, तो इसलिए पीजेंट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी जीवन जीती है और उस जगह को छोड़कर कहीं और चली जाती है। In this instance, Bernier was participating in contemporary debates in Europe concerning the nature of state and society. इन चीजों को वो इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे स्टेट और सोसाइटी का नेचर कैसा होना चाहिए ये काफी चीजें डिबेट में थी। तो इंडिया का एग्जाम्पल लेते हुए वो कहते हैं कि यहाँ के जैसा जो लैंड ऑनरशिप है क्राउन के पास या एम्पायर के पास, ऐसा यूरोप इस चीज को गलती से भी ना करे, वरना इंडिया जैसा हाल हो जाएगा। और वो ऐसा बताना चाहता है। Drawing such as this 19th century example often raises for the notion of an unchanging rural society. Bernier's description on the Mughal emperor and his subjects डिस्क्राइब करते हैं कि जो मुगल एम्पायर है वो बेगर्स और बर्बेरियंस का राजा है, भिखारियों और बर्बेरियन मतलब गांव के जो होते हैं देहाती। Cities towns were ruined and contaminated with ill air. Cities और towns हैं काफी तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ruin हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। वहाँ की fresh एयर वहाँ पर उनके पास नहीं है। जो भी पोटेंशियल्स है वो सारी ऐसी घास फूस से भरी पड़ी है और कुछ नहीं है यहाँ पर। Attributed all these problems to the crown ownership of land, और ये सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार वो क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड को बताते हैं। प्रैक्टिस ऑफ क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड नो प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब इसलिए ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कोई चीज नहीं है और सब जो जमीन है वो क्राउन को बिलोंग करती है। सारा प्रॉफिट जो है वो क्राउन लेकर जाता है, तो लोगों के पास प्रॉफिट नहीं मिलता है, सिर्फ उनका जीवन यापन करने के लिए चीजें उनको दे देते हैं, भाई लो जिंदा रहो और हमारे लिए काम करते रहो। तो वो और ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए उनके अंदर इच्छा जागृत नहीं होती है, वो खाली मशीन की तरह बस जितना हुआ उनसे और उतना काम करते रहते हैं। None of the Mughal official documents show that the state was the sole owner of land. लेकिन मुगल के जो कोई भी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऐसा नहीं बताते हैं कि स्टेट ही इस जमीन का या फिर क्राउन ही इस जमीन का इकलौता ऑनर है। ऑफिशियल क्रॉनिकल्स ऑफ अकबर्स रेन अबुल फजल, अकबर के टाइम के जो अबुल फजल ने लिखे हैं क्रॉनिकल्स। अब देखो अकबर वाला एग्जाम्पल तो लेना गलत है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है वो उसके पोतों के बारे में बात कर रहा है, अकबर के पोतों के बारे में, उस टाइम के बारे में लिख रहा है ना। अकबर के टाइम की पॉलिसी अलग हो सकती है। जितने भी 5-7 जितने भी मुगल आए थे, दादा पोते बेटे, इन सब में हर टाइम पे बहुत अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं और सब अपनी पॉलिसीज कहीं ना कहीं थोड़ी ऊपर नीचे बदलते रहते थे। तो अगर अकबर के टाइम का अबुल फजल का एग्जाम्पल लेते हैं तो उतना मान्य नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं कि अबुल फजल लिखते हैं, मुगल एम्पायर कलेक्टेड ओनली द रिम्यूनरेशन फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द प्रोटेक्शन गिवन बाय द स्टेट एंड नो रेंट वाज कलेक्टेड। मतलब सिर्फ मुगल एम्पायर है वो लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है, उसी का टैक्स के रूप में लोगों से लेता है, और कोई जमीन का रेंट नहीं ले रहा है कि मैंने जमीन आपको दी है, जमीन तो मेरी है, मैं आप लोगों को रेंट दे रहा हूँ, आपको मुझे रेंट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। Bernier regarded the remuneration as the land revenue since it was very high sometimes. Bernier
का अगर ये कहना है कि लैंड जो है वो राजा को बिलोंग करती है, तो उनको शायद इसलिए ऐसा लगा वो, क्योंकि ये जो टैक्स है, ये जो लैंड रेवेन्यू के नाम से लिया जाता है, ये कई बार बहुत ही ज्यादा हाई होता था। तो ऑब्वियसली फिर फर्क क्या रह जाता है, फिर चाहे वो उनकी प्राइवेट लैंड हो या ना हो, फिर क्या फर्क रह जाता है अगर इतना हाई है कि उसका सारा प्रॉफिट अगर राजा लेकर जाता है, क्राउन लेकर जा रहा है, मुगल एम्परर लेकर जा रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या रह जाता है। मतलब अगर वो प्राइवेट है या ना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर सब कुछ अपना सारा फायदा, सारा का सारा प्रॉफिट आप क्राउन को दे रहे हो, तो आपके पास क्या बचता है। बात तो सेम ही हुई ना। बर्नियर इस मतलब इस तरीके से तो बर्नियर ठीक ही बोल रहे हैं। बर्नियर वांट दैट इफ यूरोप किंग्स फॉलोड द मुगल मॉडल, और ये सब लिखते हुए उन्होंने बोला कि यूरोप को वार्न किया कि यहाँ का जो मॉडल है सोसाइटी का और पॉलिटिकल जो चीजें हैं, इकोनॉमिकल जो मॉडल है, वो आप लोगों ने अगर फॉलो किया तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। Their kingdom would be very far from being well cultivated and people so well built, so rich, so polite and flourishing as we see them. मतलब इनका जो किंगडम है, ये इन सब चीजों से बहुत दूर है। मतलब अच्छे इंसान, अच्छे लोग, अच्छा कल्टीवेशन है, बिल्ड है, रिच है, जैसा कि हम उनको देख रहे हैं। और वो यानी कि जैसा सिर्फ हम मुगल नोबल्स को देखते हैं ना कि ये बहुत रिच है और ये सब है, ऐसा वहां की जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जो दिखता है वैसा है नहीं। आवर किंग्स आर अदरवाइज रिच एंड पावरफुल, जबकि हमारे जो राजा है वो रिच है, पावरफुल भी है। We must owe that they are much better, more royally served. They will soon be kings of deserts and solitudes. मतलब यहाँ के जो राजा हैं वो फिर बहुत ही जल्दी भिखारियों और बेबैन के राजा होने वाले हैं, डिजर्ट किंग ऑफ डेजर्ट्स होने वाले हैं। As whom I have been representing the Mughals, we should find the great cities and the great boroughs rendered uninhabitable because of ill air and to fall to ruin without anybody's taking care of repairing them. The hillocks abandoned and the fields overspread with bushes or filled with potential marishes as have been already intimated. ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ र्यून बन जाएगा, मतलब खंडर बन जाएंगे, कोई उनको बाद में रिपेयर नहीं करेगा, कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। ओके, a different socio-economic scenario. अब ये अलग चीज है। A gold spoon studded with emeralds and rubies, an example of dexterity of Mughal. अब ये गोल्ड की एक चम्मच है, सोने की चम्मच में मुगल तो खाएंगे ही, जनता की थोड़ी ना बात हो रही। Read this excerpt from Bernier's description of both agriculture and craft production. अब फिर एक दूसरी चीज वो ये भी बोलते हैं कि यहाँ का तो एग्रीकल्चर और क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो ये it is important to observe that of this vast tract of country, a large portion is extremely fertile, the large kingdom of Bengal. अब ये बात कर रहे हैं बंगाल की। For instance, surpassing Egypt itself, not only in the production of rice, corn, and other necessaries of life, but of innumerable articles of commerce which are not cultivated in Egypt, such as silk, cotton, and indigo. अब इन सारी चीजों में बोलता है कि ये इजिप्ट से भी ज्यादा ऊपर है, जो जो नाम लिए, राइस, कॉर्न, सिल्क, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। There are also many parts of the Indies where the population is sufficiently abundant, मतलब अच्छे से population भी है, लोग अच्छे से रह रहे हैं। Land pretty well tilled, अच्छे से जुताई वगैरह हो रही है। Where the artisans, although naturally indolent, is yet compelled by necessity or otherwise to employ himself with manufacturing carpets. अब यहाँ पर मतलब आर्टिसन वगैरह, क्राफ्ट्स वगैरह भी बहुत अच्छा है। Carpet, brocades, embroideries, gold and silver clothes, and the various sorts of silk and cotton goods which are used in country of exported abroad. It should not escape notice that gold and silver, after circulating in every other quarter of the globe, come at length to be swallowed up, lost in some measure in Hindustan. अब ये जो पॉजिटिव चीजें बोल रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये पॉजिटिव चीजें कहाँ से आती हैं, तो कई जगह पर यहाँ पर अच्छा भी था। Sorry, a more complex social reality. Bernier's description occasionally hint at a more complex social reality. और भी कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी के बारे में बात करते हैं। आर्टिसंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स। मतलब ये जो आर्टिसंस हैं काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए इनके पास कोई कोई मोटिवेशन नहीं है। ऑल प्रॉफिट वर अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, जो प्रॉफिट है वो सारा स्टेट लेकर चला जाता है। मैन्युफैक्चरर्स वर एवरीवेयर डिक्लाइनिंग,
ज्यादा मतलब जो मैन्युफैक्चर होना चाहिए, जितना प्रोडक्शन का अमाउंट होना चाहिए वो उतना है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग चीजें सारी डिक्लाइन होती जा रही हैं धीरे धीरे। एट द सेम टाइम ही agreed दैट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द वर्ल्ड्स प्रेशियस मेटल्स फ्लोड इनटू इंडिया। और सेम टाइम पे फिर ये भी बोलते हैं कि ज्यादातर जो वर्ल्ड की प्रेशियस मेटल्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, यानी कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता है तो इंपोर्ट के रूप में प्रेशियस मेटल्स भी आ रहे हैं। when manufacturers were exported in exchange for gold and silver, ज्यादातर गोल्ड और सिल्वर के दाम पे ही चीजें बेचता था इंडिया। तो ऑब्वियसली वो तो सारा का सारा प्रॉफिट स्टेट लेकर जाता है और उसके बाद बाहर उसको बेचता है, तो गोल्ड और सिल्वर जहां पर आता है वो उन लोगों को मिलेगा। ही ऑल्सो मेंशन दैट देयर एग्जिस्टेड अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी इंगेजिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। एक जो यहाँ पर इंडिया में जो कम्युनिटी बोली जाती है ना, जाति, वो एक्चुअली यहाँ का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। लोग अपने आप को किसी एक काम को लेकर एक जाति में संगठित कर लेते थे और इकट्ठा होने, क्योंकि यही जरूरी, उस समय की मांग ये रह गई थी। अगर आप अकेले हैं काम कर रहे हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर आप पूरा गिल्ड बना के एक साथ एक कम्युनिटी में काम करते हैं तो आपका वैल्यू ज्यादा है, और जितना प्रॉफिट होगा वो पूरी की पूरी कम्युनिटी उस चीज को बांटेगी आपस में। तो ऐसी काफी सारी मर्चेंट कम्युनिटीज भी थी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में थी। और ये कहाँ पर थी, अम, जहां पर भी इन लोगों का मुगल एम्पायर का बहुत ही ज्यादा दबाव नहीं था, वहां पर ये प्रॉस्पेरस थी। तो अगर ये बात कर रहे हैं कहीं पर नेगेटिव और कहीं पर पॉजिटिव, तो दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं अगर कहीं पर, तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। दोनों चीजें एक साथ एक एम्पायर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। Mughal cities during the 17th century, about 50% of the population lived in towns. 15% जो पॉपुलेशन है वो टाउन में रहती थी। और मुगल सिटीज को बर्नियर कहते हैं कैंप टाउन्स, क्योंकि अलग अलग तरीके थे टाउन होते थे। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स हैं, कहीं ट्रेडिंग टाउन्स हैं, पोर्ट टाउन्स है, सेक्रेट सेंटर्स है, पिलग्रमेज मुगल टाउन्स, काफी सारी सारी चीजें थी। Existence of towns indicates the prosperity of merchant communities and professional classes. अब अच्छे बड़े शहर हैं तो मतलब वहां पर इकोनॉमी अच्छी है, तो मर्चेंट ने बनाई है। प्रोस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट communities of professional classes. Merchant had a strong community or ties. और ये जो मर्चेंट क्लासेस थी इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, बहुत ही अच्छा इनमें क्या बोलते हैं, संगठित थे। वर ऑर्गेनाइज इनटू देयर ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। और इस तरीके से करके ये जातियां बनी थी अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करने के लिए। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन्स एंड देयर चीफ द सेठ। इन ग्रुप, ये जो सारे ग्रुप्स बनते थे, ऑर्गेनाइज जातियां बनती थी, इनका जो चीफ होता था उसको सेठ बोला जाता था। और ये सब अलग अलग जो काम थे वे महाजन होते थे, मतलब अलग अलग जो सारे लोग होते थे उनको महाजन बोलते थे, और उनका एक हेड बनता था उसको सेठ बोला जाता था। In urban centers such as Ahmedabad, the chief of the merchant community, who was called Nagar Seth, collectively represented the Mahajans. जैसे कि अहमदाबाद में ही सारे के सारे महाजन मिलकर अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, तो उनका जो चीफ मर्चेंट है उसको नगर सेठ बोला जाता है, सेठ या नगर सेठ। Urban professional classes, urban groups included professional groups such as physicians। अलग अलग जो professional classes थी वो कौन सी थी, physicians थे जिसे हकीम और वैद्य कहते हैं, टीचर्स पंडित या मुल्ला, लॉयर्स वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी तरह की क्लासेस भी होती थी। सम डिपेंडेड ऑन इम्पीरियल पैट्रनेज, कुछ इम्पीरियल नोबल्स को या किंग को सर्व करते थे तो उनसे उनको अपनी कमाई मिलती थी। कुछ अपनी कमाई बाकी दूसरे पैट्रन्स को सर्व करके लेते थे, मतलब अगर कोई अमीर है कोई दूसरा उसमें जाति में। अदर जो थे वो अपनी छोटी मोटी चीजें मार्केट वगैरह में बेच बेच के या फिर इन चीजों में अपनी सेवाएं देकर अपना काम धंधा चलाते थे। इम्पीरियल कारखानाज, ये है इम्पीरियल कारखाना। अब ये जो मर्चेंट ग्रुप है ये यानी कि हिंदू है या सिख है या फिर कोई और है, यहाँ पर एक फिर दूसरा आता है इम्पीरियल कारखाना, जिसका प्रॉफिट पूरा का पूरा इम्पीरियल लोगों को जाता था या फिर क्राउन को जाता था। ये कारखाना बनाते थे।
Bernier is perhaps the only historian who provides a detailed account of working of the imperial कारखानाs और workshops. जो कारखाना वर्कशॉप क्राउन के लिए काम करता था, यहाँ पर लोग आते थे, काम करते थे अपना, जस्ट लाइक अ कंपनी, मतलब कि आए कंपनी में जॉब किया और अपना सैलरी लेके फिर चले गए और प्रॉफिट सारा जाएगा जिसकी कंपनी है। लार्ज हॉल्स आर सीन एट मैनी प्लेसेस कॉल्ड कारखानास, बड़े बड़े हॉल होते थे जिन्हें कारखाना बोला जाता था। एक हॉल में एम्ब्रॉयडर्स हैं, बिजिली एम्प्लॉयड सुपरिंटेंडेंट बाय द मास्टर, एक उनको नजर रखने के लिए उनका हेड चाहिए होता था, उन पर ठीक से काम करे। इन अनदर यू सी द गोल्ड स्मिथ, कहीं पर गोल्ड स्मिथ बैठा है। एक रो में पेंटर हैं, वेनिशर्स इन लेक्चर वर्क। फिफ्थ जॉइनर्स, टर्नर्स, टेलर्स, शू मेकर। सिक्स में मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिल्क, ब्रोकेड, फाइन मसलिन। मतलब हर एक उसमें अलग अलग हॉल में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। द आर्टिसंस कम एवरी मॉर्निंग टू देयर कारखानास wherein they remain employed the whole day and in the evening return to their homes, मतलब सुबह आएंगे, पूरा दिन वहां पर काम करेंगे और फिर शाम को अपने घर चले जाएंगे। In this quite regular manner their time glides away, no one aspiring for any improvement in the condition of life wherein he happens to be born। और इसलिए ये पूरा जिंदगी मतलब ऐसा रोज आना काम करना चले जाना, इसमें उनको अपनी लाइफ की जो कंडीशंस है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट के आसार नहीं दिखते हैं, और लगता है कि जैसे हम यहाँ पर जिए और ऐसे यहाँ पर मर जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पर खत्म करते हैं, उसके बाद लास्ट पार्ट लेकर आऊंगी मैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा और ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद आपको बनाऊंगी। मुझे बस ये चैप्टर बीच में अधूरा रह गया था, इसको अपलोड करूंगी, और पिछले एक दो चैप्टर्स की पीडीएफ भी मैं डाउनलोड करना, आप लोगों को लिंक शेयर करना रह गए थे, वो भी शेयर कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा गैप लूंगी, आप लोग शांति रखिएगा। मैं 15-20 दिन में, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ता या 4 हफ्ता, महीना भर लगेगा, मैं वापस नेक्स्ट चैप्टर में टाइम लगेगा, आऊंगी वापस आने में। तो इसमें अगर आपको कोई कमेंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज आपको अगर लगता है कुछ और भी इनका मतलब हो सकता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे।